अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 32 दिनों के बाद हुकूमत ने कराची में PIA का तैयारा गिरने के वाक़े की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है और इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की जिम्मेदारी पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर डाली गई है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सी अहम बातें सामने आई हैं, मगर साथ साथ कहा गया है कि जहाज़ में ऐसी कोई खामी नहीं थी। हादसे से पहले जहाज़ के पायलट्स कोरोना वायरस पर आपस में बातें करते रहे। उनका ध्यान कोरोना वायरस पर था क्योंकि उनका ख़ानदान इस वायरस से मुतासिर था। इसके अलावा ये भी इंकिशाफ हुआ है कि तकरीबन 40% पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। यह बहुत संगीन मामला है जो दुनिया में PIA के लिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। 22 मई को लाहौर से PIA का तैयारा कराची के लिए रवाना हुआ, मगर कराची एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सका और लैंडिंग से थोड़ी देर पहले ही हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में जहाज में सवार 99 मुसाफिरों में से 97 मुसाफिरों की जान चली गई। इस वाक़े के बाद बहुत से सवालात उठे। PIA के जहाज़ों के मयार और कारकर्दगी पर तनकीद की गई, जिसके बाद हुकूमत ने हादसे की तहकीकात का ऐलान किया और आज एक माह बाद हुकूमत इब्तिदाई रिपोर्ट सामने ले आई है। वफाकी वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने आज हादसे की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश की और कहा कि पायलट हिदायत के बावजूद ज़रूरत से ज़्यादा बुलंदी पर था। जहाज़ लैंडिंग गियर्स के बगैर नीचे आया, उसका इंजन ज़मीन पर लगा। पायलट और कंट्रोल रूम ने मुरव्वजा तरीक़ाकार की पाबंदी नहीं की। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पायलट ने फाइनल अप्रोच पर किसी तकनीकी खराबी की निशानदेही नहीं की। रनवे से 10 मील के फासले पर जहाज को तकरीबन 2500 फुट की बुलंदी पर होना चाहिए था, जबकि जहाज उस वक्त 7220 फुट की बुलंदी पर। सर, ये एक पहली इर्रेगुलरिटी थी। रनवे से 10 नॉटिकल माइल्स के फासले पर जहाज के लैंडिंग गियर खोले गए और 5 नॉटिकल माइल्स पर जहाज के लैंडिंग गियर ऊपर कर दिए गए। विदाउट लैंडिंग गियर्स जहाज 4500 फुट पर लैंडिंग गियर के बगैर इंजन पर टच डाउन करता है। उसके इंजन 3 बार, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, 3 बार जहाज लगता है, फिर जंप लेता है, फिर लगता है, फिर जंप लेता है। इस रगड़े खाने के बावजूद, जिसमें इंजन काफी हद तक डैमेज हो गया, उसी दौरान पायलट ने दोबारा जहाज को उठा लिया। उसे कोई इंस्ट्रक्शंस ना उसने ली ना उसे दी गई। ATC की भी कोताही है कि उसने जहाज को जब इंजन पे टच डाउन करते हुए देखा, इंजन से आग निकलते हुए देखी, तो उसे भी इन्फॉर्म करना चाहिए था। कंट्रोल टावर ने पायलट को भी इन्फॉर्म नहीं किया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पायलट और कंट्रोलर ATC दोनों ने मरवजा तरीकाकार को इख्तियार नहीं किया। यानी अबूरी रिपोर्ट में इस हादसे की जिम्मेदारी पायलट और एयर कंट्रोल रूम पर आयद कर दी गई है, जबकि हतमी रिपोर्ट इसी साल पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग गियर को पहले खोला गया, फिर वापस ऊपर कर दिए गए और फिर बगैर लैंडिंग गियर के जहाज़ को लैंड किया गया। रनवे पर इंजन्स पर लैंड किया, जिसकी वजह से इंजन मुतासिर हुआ। ये बात हमारे प्रोग्राम में 22 मई को ही मुतासरा जहाज़ में सवार मुसाफिर मोहम्मद जुबैर ने भी बताई थी, जो तैयारा हादसे में मौजज़ाना तौर पर बच गए थे। उन्होंने बताया था कि लैंडिंग का ऐलान किया गया, फिर लैंडिंग के बाद जहाज़ को झटके लगे, फिर पायलट ने जहाज़ को दोबारा उड़ा लिया। फ्लाइट जो है चली है 1 बजे लाहौर से और मामूल के मुताबिक जो है वो सही चल रही थी, सारी चीज़ें सही थी। अनाउंसमेंट हुई है, पायलट ने अनाउंसमेंट की है कि जी हम कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने लगे हैं। उसने जब लैंड स्टार्ट किया है और उस जैसी जहाज को उसने नीचे किया तो 1-2 स्टेप जो है वो झटके लगे हैं नीचे की तरफ। उसको थोड़ा सा रनवे पे चला है तो पायलट ने बड़ी होशियारी के साथ उसको दोबारा जो है वो ऊपर उड़ा दिया है। ऊपर उड़ाने के बाद लोगों ने कलमे वगैरह पढ़ने शुरू कर दिए, सूरतें वगैरह पढ़नी शुरू कर दी, दुआएं करना शुरू कर दी। उसके बाद 10 से 15 मिनट तक जहाज ऊपर ही वो उड़ाते रहे हैं और उन्होंने फिर एक सेफ जगह देख के, जहाँ पर कोई रश नहीं था, उन्होंने कहा कि जी मैं लैंडिंग करने लगा हूँ। उन्होंने दोबारा अनाउंसमेंट की है, बड़ी कोशिश की उन्होंने कि अनाउंसमेंट की करके कि मैं लैंड करूँ इसको, लेकिन इन केस वो जो भी हुआ है क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद जब हिट हुआ है, हिट होने के बाद पता लगा है, मैंने जब अपना देखा है, हर तरफ आग ही आग लगी हुई थी, चीखों पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की। इसके अलावा हादसे के हवाले से एक और अहम बात सामने आई है। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने मजीद कहा कि उन्होंने पायलट की पूरी बातचीत सुनी है। वो परवाज़ के दौरान कोरोना वायरस से मुताल्लिक बात करने में दोनों पायलट्स मसरूफ़ थे, फोकस्ड भी नहीं थे, ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद थे।
मैंने खुद वॉइस रिकॉर्डर से सारी उनकी कन्वर्सेशन सुनी और ख़ासकर आखिरी आधे घंटे की सुनी। कॉकपिट पे जाने से पहले या जाने के बाद थ्रू आउट जो डिस्कशन थी वो कोरोना के बारे में थी। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे, उनके ज़हन पे कोरोना सवार था, उनकी फैमिली मुतासिर थी और वो कोरोना ही की डिस्कशन कर रहे थे। लैंडिंग पोजीशन पे आया तो कंट्रोल टावर ने उसे मना किया कि आप ज़्यादा हाइट पे हैं, आप नीचे आएं। तो बड़ी जल्दी में उसने उसकी कॉल सुनी और उसने कहा यार मैं मैनेज कर लूँगा, और फिर कोरोना से बात शुरू कर दी। एक ओवर कॉन्फिडेंस था और बदकिस्मती से ये वाक़या पेश आया। सिर्फ यही नहीं, वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने मुल्क के तमाम पायलट से मुताल्लिक हैरान कुन तफसीलात भी सामने रखी। उनका कहना था कि 860 में से 262 पायलट्स ने खुद इम्तिहान दिया ही नहीं, किसी और के जरिए इम्तिहान दिया। तकरीबन 40% पायलट्स के लाइसेंसेस जाली। 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन के उन्होंने पेपर दिए, कैसे कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्ज़ाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्ज़ाम दिया और जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए। है तो ये दुख की बात, अफसोस की बात और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। ये बहुत संगीन मामला है। 40% पायलट्स के लाइसेंसेस ठीक नहीं है। ये पायलट्स बैरून मुल्क फ्लाइट्स लेकर जाते हैं, अब वो मशकूक हो जाएंगे। साथ ही पाकिस्तानियों के लिए बहुत ख़तरे की बात है अगर ये सारी बातें दुरुस्त है। इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरे की बात है और जिस किस्म के सवालात उठेंगे, तफसीली रिपोर्ट्स आना बाकी है। इस सूरत हाल ये है इस वक्त कि 1 मार्च 2018 से सिविल एविएशन मुस्तकिल डीजी नहीं है और जब कराची में तैयारे का हादसा हुआ तो भी इस बात की ज़रूरत को महसूस किया गया। हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। पहले हम पाल्पा का मौक़िफ़ मालूम करेंगे, मगर उससे पहले आपको ये भी बता दें कि इस पर सियासी रद्दअमल भी आया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट किया और लिखा कि इमरान खान कहते रहे हैं कि ट्रेन का हादसा हो तो वज़ीर रेलवे को फारिग कर दें। इमरान खान कहते रहे हैं तैयारा हादसा हो तो वज़ीर एविएशन को फारिग कर दें। अब ये पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हादसे का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि हादसे की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए, वज़ीर को अब जाना चाहिए। अब जो रिपोर्ट सामने आई है, पायलट की गलती की निशानदेही की गई है। जहाज़ कहा गया है कि उसमें कोई खामी नज़र नहीं आ रही थी। हमारे साथ कैप्टन इमरान नारेजो, जनरल सेक्रेटरी पाल्पा, पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी और एविएशन एक्सपर्ट ताहिर इमरान मियाँ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इमरान नारेजो साहब, आप खुद ज़ाहिर है आप उस वक्त आपका रद्दअमल सामने आया पाल्पा का, आपके साथी पायलट्स थे, आप लोगों का उस वक्त रद्दअमल आया। अब रिपोर्ट को देखते हुए बतौर पाल्पा के जनरल सेक्रेटरी और बतौर प्रोफेशनल पायलट आप किस तरह देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? देखिए, रिपोर्ट बिल्कुल अपनी जगह पे आई, लेकिन इस रिपोर्ट में अभी भी हम कमी को महसूस कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं 10 नॉटिकल माइल तक की, कि 10 नॉटिकल माइल पे एक हाइट जो 3000 होनी चाहिए थी वो 7000 क्यों आया? हमारा बेसिक क्वेश्चन तो ये भी एक अराइज करता है कि ये कैसे हुआ। फिर उसके बाद जब वो हाई था उसको फिर अप्रोच क्लियरेंस दी गई, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। अब क्या उसके बीच में जो कुछ हुआ उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ? हम तो समझते हैं कि 10 मील पहले उसको 7000 होना ही नहीं चाहिए था। बीइंग अ प्रोफेशनल पायलट मुझे 10 मील के ऊपर 3000 होना चाहिए। तो क्या इससे पहले उसको नहीं बताया गया कि ये आप बहुत हाई जा रहे हैं? इस क्रिटिकल मोमेंट पे ही क्यों बताया गया? फिर आपने एक बात कही कि कोरोना के ऊपर डिस्कस करते रहे। तो जनाब, मैं जहां तक समझता हूं कि हम अगर आप देखें इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल जो चीज जा रही है वो कोरोना ही जा रही है। तो हमें अपनी जॉब की भी रिक्वायरमेंट को समझना चाहिए कि पायलट की जॉब की रिक्वायरमेंट कितनी सेंसिटिव होती है। अगर कोई इश्यूज हैं तो क्या उनको इश्यूज को पहले एड्रेस क्यों नहीं किया गया? इस तरह के कई इश्यूज हैं, किसी का फटीग होना, किसी का क्या कहते हैं अपना किसी चीज पे स्ट्रेस लेना, ये वो चीजें हैं जिनको हम समझते हैं कि इस एक्सीडेंट के बाद स्पेशली एड्रेस करना चाहिए और पायलट्स के बारे में लोगों को सोचना चाहिए और उन इदारों को जो हमसे मुंसलिक हैं और हमारे साथ बैठ के एक स्ट्रेटेजी ड्रॉ करनी चाहिए, ऐसे प्रोसीजर्स देखने चाहिए और इस इन्वेस्टिगेशन का दायराकार वसी करना चाहिए कि और ऐसी क्या चीजें जिससे ऐसी सेफ्टी इश्यूज आएंगे। तो मैं तो जहां तक समझता हूं हमने इस बोर्ड में जो पहले दिन अपने एक दिखाया था, स्टांस लिया था कि जी ये बोर्ड कंप्लीट नहीं है, उसकी वजह यही थी कि इस बोर्ड में सिर्फ वो लोग शामिल थे जिनके गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया, उनका कोई कमर्शियल एयरलाइन का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही उन्होंने ये जहाज फ्लाई किया था।
जो हमारा स्टांस था वो आज भी है। इस वजह से हम समझते हैं कि इस रिपोर्ट में अभी भी काफी चीजों की कमी है। नहीं, मगर आज बताया गुलाम सरवर खान साहब ने, पीआईए के तो नहीं मगर एयर ब्लू के 2 एक्सपीरियंस पायलट जो A320 उड़ा चुके हैं उनको लिया गया। और आप क्या समझते हैं, मुझे एज अ पायलट आप खुद बताइए, आप पायलट हैं, कि लैंडिंग गियर पहले खोला गया हो, लैंडिंग से पहले उसे लैंडिंग गियर बंद कर दिया और फिर बॉडी के ऊपर जहाज को लैंड किया जो 3 दफा लगा, वो कह रहे उसकी वीडियो फुटेज भी मौजूद है, मुसाफिर ने भी बताया। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों करेगा पायलट ये? अगर मैं आपको एक टेक्निकल अगर उस तरह से बताऊं तो देखें, जब गो राउंड करता है कोई भी शख्स, अगर वो ये कहते हैं कि 10 नॉटिकल माइल पे लैंडिंग गियर डाउन किया, 5 नॉटिकल माइल पे लैंडिंग गियर अप किया। अब अगर इस तरह से मैं अगर एक पायलट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो फिर शायद उनको 5 नॉटिकल माइल पे ये ख्याल आया कि मैं बहुत ज्यादा हाई हूं और मैं लैंड नहीं कर सकूंगा, मैं गो राउंड कर जाता हूं। तो गो राउंड करते वक्त गियर को ऊपर करना होता है। तो जब उन्होंने गियर ऊपर किया तो क्या वो 5 नॉटिकल माइल से इतना नीचे आके गिरे और गिरने के बाद वो जहाज उधर ही क्रैश नहीं हुआ? ये ऐसी चीजें हैं जिनको अभी मैं जहां तक समझता हूँ सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया। 5 नॉटिकल माइल से रनवे तक आना और वो भी गियर ऊपर करके, क्योंकि सिर्फ एक ही सूरत है 5 नॉटिकल माइल के ऊपर, जिस वक्त पायलट अपने गियर करता है, जब वो डिसाइड कर ले कि नहीं मैं लैंड करने नहीं, वापस हवा में ऊपर जाऊंगा। दैट इज द ओनली रीजन जब वो वापस रिट्रैक्ट गियर करता है। हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि उसने गियर रिट्रैक्ट किए और वापस ऊपर हवा में जाने की कोशिश की। लेकिन ये चीज मेरी समझ में नहीं आती कि 5 नॉटिकल माइल्स लेकर वो रनवे के 4000 फीट डाउन आके टच डाउन कर रहे हैं, तो क्या फिर उसने गियर ऊपर क्यों किए थे? अगर उसको सिर्फ नीचे ही आना था तो गियर के साथ आता, गियर के ऊपर इंपैक्ट आता, इंजन के ऊपर इंपैक्ट नहीं आता। तो ऐसी कई चीजें हैं जो इस रिपोर्ट में अभी तक वाजा नहीं हुई है। मुझे तो ऐसी कोई इतला नहीं है कि कोई एयर ब्लू के पायलट हजरात इसमें लिए गए हों, और जहां तक कोई भी कमर्शियल पायलट अगर कोई इस बोर्ड में आया है तो हमें तो उसका कुछ नहीं पता। जितना पता है उतना पता है कि एयरबस कंपनी को बुलाया गया था, वो अपने डाटा रिकॉर्डर के लिए उनको, और उन्होंने अपने जहाज को देखा और वो यहाँ से चले गए। उन्होंने डाटा मतलब रिकॉर्डर को जो है डिकोड करके इन लोगों को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन लोगों को प्रोवाइड किया है। मतलब ये ज़रा पार्लियामेंट में वजीर साहब ने बताया है कि एयर ब्लू के 2 पायलट्स लिए गए। मुझे साथ में भी बताया कि जब उन्हें और ये बता रहे हैं वजीर साहब कि एक तो जहाज़ में कोई खामी नहीं थी, दूसरा पायलट ने भी नहीं बताया है कि जहाज़ में कोई खामी है लैंडिंग से पहले। और जब उन्हें बताया गया कि आपकी हाइट ज़्यादा है तो उन्होंने कहा कि मैं कंफर्टेबल हूँ, और उनको 3 दफ़ा वार्निंग दी गई है। जवाब में उन्होंने नहीं बताया कि जहाज़ में कोई खामी, उन्होंने कहा मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं लैंडिंग कर लूँगा। फिर लैंडिंग से पहले वो गियर निकालते हैं और उसके बाद वो वापस और फिर बॉडी पर लैंड करते हैं, 3 दफ़ा टकराते हैं। ये क्यों करेगा कोई पायलट? मैं कह रहा हूं इसमें आपको पायलट एरर नहीं नजर आ रहा? नहीं, एरर अभी तक तो सिर्फ 2 बंदों के ऊपर रखा है, एक पायलट एरर है, एक ATC एरर है। वो जरूर है, हम इस चीज से तो डिनाई नहीं करते। हम तो कहते हैं कि इस एरर से पहले की भी तो चीजें बताएं। सारी कहानी तो 10 नॉटिकल माइल के अंदर की है। उससे पहले वो 10 नॉटिकल माइल पे 7000 फीट कहां पर आया, क्यों आया? एक आप किसी भी कॉमन पायलट से सवाल करेंगे कि 10 मील की हाइट पे आपके जहाज की क्या हाइट होनी चाहिए, कराची के अंदर तो वो कहेगा 3000 फीट। तो 7000 फीट क्या कर रहा था वहां पर? अगर हम वहीं पर उसको रोक लेते या हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते कि 7000 फीट आना यहाँ गलत है, तो उस चीज को वहीं पर ही किल कर दिया जाता। मगर ज़ाहिर उसमें तो वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक कंट्रोलर की भी जिम्मेदारी थी पायलट के साथ साथ। मगर आप ये कह रहे हैं या तो कोई जहाज़ में खामी होगी, बतौर पायलट आप ये कह रहे हैं, तो इतनी हाइट उन्होंने लैंडिंग से पहले रखी होगी, या फिर उनके पास रीडिंग सही नहीं आ रही होगी, और जब बताया गया तब भी उन्होंने कहा मैं कंफर्टेबल हूँ। क्या सिनेरियो आप बता रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जब 10 मील पे 7000 था, वो आया क्यों 7000 पे? फिर जो दूसरी चीज उन्होंने बोली है कि 5 मील पे उसने गियर अप किए। जब उसने 5 मील पे गियर अप किए तो गियर अप पायलट वह भी करता है जब उसको गो राउंड करना होता है, यानी कि लैंड नहीं करना होता, वापस ऊपर जाना होता है। तो दोनों चीजें मिक्स कर रही हैं जिनकी अभी तक कोई किसी ने वाज़ा बात नहीं बताई है। 10 मील पे 7000 होना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वहीं पर उसको होल्ड कर लेना चाहिए था। और 10 मील पे तो नॉर्मली जहाज को 3000 होना चाहिए। क्या जहाज में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी कि उसने हाइट ऊपर से जो जब नीचे उतरा था कैलकुलेशन सही नहीं की और 10 मील पे 7000 लाके खड़ा कर दिया पायलट को, एंड देन ही ओवरलुक दैट थिंग? सो मेनी थिंग्स आर देयर जो अभी तक क्लियर नहीं हुई। अगेन बतौर पायलट, अगर खुदा न खास्ता आपके पास ये सिचुएशन हो और आप ने देखा कि आपने बाकायदा तौर पर लैंडिंग गियर ऊपर हो गया था और उसके बाद बॉडी जहाज़ की 3 दफ़ा लगी है, तो ATC जो आखिर में 8 मिनट की एक 8.5 मिनट की एक लीक की जो कि नहीं होनी चाहिए थी, उसमें नज़र आया कि ज़ाहिर है कंट्रोलर जो है वो असर्ट नहीं कर रहा, वो नहीं कह रहा पायलट को कि आप जल्दी से वापस आएँ, आपकी बॉडी नीचे लगी है। मगर बतौर पायलट भी उनको फौरी तौर पर चक्कर लेकर वापस आना चाहिए था, या इतना लंबा चक्कर लेना चाहिए था जिसमें एयरपोर्ट से थोड़ी देर पहले जहाज़ के इंजन फेल हो गए और वो गिरकर तबाह हो गया, फौरी तौर पर उनको रिटर्न करना चाहिए था और लैंड करना चाहिए था? नहीं, शायद वो उस वक्त
अगर आज हम आराम से बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल है कि उसको इमीडिएटली लैंड कर जाना चाहिए था और फौरन ही उसको, क्योंकि 2000 फीट पे अगर वो था और इतना अगर दूर नहीं जाता तो बहुत 100% चांसेस थे कि वो लैंड कर जाता। लेकिन शायद ये सिचुएशन अवेयरनेस का एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये चीजें क्लियर नहीं हो सकी और वो जो 110 हेडिंग पे लेके गए और उसको बोला क्लाइंब कर जाए 3000, उसने कहा 2000 ही मेंटेन कर पा रहा हूँ, उसके बाद मेडे कॉल की। तो इसमें कहीं ना कहीं तो एरर है ना, और उसको शायद अगर एटीसी की तरफ से ये भी शायद नहीं पता लग सके कि आपके इंजन में फायर है जिस तरह इन्वेस्टिगेशन में बताया, तो कहीं ना कहीं तो एरर है। प्रोसीजर्स तो सही करने की जरूरत है, ये तो हम हरगिज नहीं कह रहे कि प्रोसीजर्स जो है सारे ही सही अडॉप्ट किए गए थे। अगर प्रोसीजर सारे सही होते तो फिर ये एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं जिनको आइडेंटिफाई करना। और पाल्पा इस बात को सपोर्ट करती है कि भाई अगर ये 40%, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पर वजीर कह रहे हैं कि 40% लोगों ने या तो इम्तिहान ठीक नहीं दिया, उनके लाइसेंस जाली हैं, आप इस बात को सपोर्ट करते हैं तहकीकात होनी चाहिए? बतौर पाकिस्तानी लोग इनसिक्योर फील करेंगे, उनके पास ऑप्शंस कितने हैं अगर वो कर रहे हैं फ्लाई, और फिर दुनिया पाकिस्तान के लिए क्या बात करेगी? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कौन कौन पायलट है जिनके जाली लाइसेंस है? मैं 110% हमारे पाल्पा का मौकिफ है। मैं पीआईए की जो पायलट्स हमारे जो मेंबर्स हैं, मैं उनके बारे में मुझे बताते हुए कोई आर नहीं होती। 6 पायलट्स पिछले 1.5 साल के अरसे में नौकरियों से बर्खास्त किए गए, उनकी वजह उनकी डिग्रियों का वेरीफाई नहीं होना था, नंबर 1। नंबर 2, कुछ 10 से 12 पायलट्स ऐसे हैं जिनके लाइसेंस इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है और वो सिमुलेशन कर रही है, हम नहीं कर रहे, ना हमारा कोई ताल्लुक होता है। ये एक खामाखानी का एक इल्जाम है पाल्पा के ऊपर कि पाल्पा किसी को लाइसेंस दिलाने में या नौकरी की कोई डिग्री दिलाने में कि कोई उसका किरदार होता है, ऐसा हरगिज नहीं है। और हमारी इन्वेस्टिगेशन सारे पायलट्स की हो चुकी है, इसमें कोई वो नहीं है कि हम किसी को इस तरह की सपोर्ट करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन जब जी चाहे कर सकते हैं और हम सपोर्ट करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की जाए। बहुत शुक्रिया। ताहिर इमरान मियाँ, आपका क्या ख्याल है? ज़ाहिर आप तहकीकाती सहाफ़ी हैं, एविएशन एक्सपर्ट है, आपकी बहुत तहकीक है एविएशन के मामलात के हवाले से, आप इस रिपोर्ट को जो कि बुरी रिपोर्ट है कैसे देख रहे हैं? देखिए शाहज़ेब, इस सारे एक्सीडेंट के अंदर चंद ऐसी ग्लेयरिंग किस्म की मिस्टेक्स हुई हैं और वो एक इवेंट्स हैं बेसिकली, एक मिस्टेक के बाद दूसरी मिस्टेक, दूसरी के बाद तीसरी मिस्टेक, और इसमें मल्टीपल जो मोहरे हैं, जो जिग्सा पजल के हिस्से हैं, उन्होंने अपनी जगह पे काम नहीं किया, जिसके नतीजे में एक कैटास्ट्रोफी हुई। और अगर हम उन सबको बाइंड करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो की रोल्स जो जिनके किरदार हैं वो बुनियादी तौर पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसमें आपका अप्रोच कंट्रोलर और टावर कंट्रोलर दोनों शामिल हैं, और पायलट्स हैं। अब जब हम पायलट की बात करते हैं तो पायलट के ऊपर बहुत सारी नजरें हैं। पायलट्स ने बेसिकली जो बहुत सारी ऐसे स्टेप्स लिए जिनके नतीजे में वो एक ऐसी पोजीशन में आ गए जिसमें उनके कंट्रोल में हालात शायद नहीं रहे, या जिस तरह वो हालात को कंट्रोल, जहाज को कंट्रोल करना चाहते थे वो नहीं कर सके। लेकिन जो बहुत बड़ी एक ब्लंडर है जिसको मैं समझता हूं कि एक मैसिव प्रोपोर्शन का ब्लंडर है, क्योंकि देखिए एविएशन में हर चीज की ओवरसाइट होती है। एक चीज अगर फेल करती है तो दूसरी चीज काम करती है, दूसरी फेल करती है तो तीसरी चीज काम करती है। जहाज का पायलट अगर लैंडिंग गियर नीचे करने में नाकाम रहा या उसने नीचे करके उठा लिए तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी टावर कंट्रोलर क्या कर रहा? क्यों उसने दूरबीन लगा के जहाज को मुत्तले नहीं किया कि आपके लैंडिंग गियर नीचे हैं? और जब जहाज के इंजन ने रनवे पर रगड़ खाई तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो टावर कंट्रोलर है, जिसको इतने ऊंचे मीनार के ऊपर चढ़ा के बिठाया जाता है इसी काम के लिए कि वो आने जाने वाले जहाज पर माइन्यूट सी नजर रखे, यानी एटीसी के जो पुराने हजरात हैं वो बताते हैं कि जब तक आप बाइनोकुलर्स उठा के जहाज को देख नहीं लेते आप उसको लैंडिंग के लिए नहीं क्लियर करते थे। तो उसने क्यों नहीं पायलट को बताया कि तुम्हारे इंजन डैमेज हो चुके हुए हैं? शायद अगर वो बताता पायलट को तो पायलट इतना लंबा चक्कर लगाने की बजाय मुख्तसर चक्कर लगा के वापस दोबारा जल्दी लैंड कर लेता, शायद इस तरह के हालात ना होते। तो मैं ये समझता हूं कि पायलट की गलती तो है ही है अपनी जगह पे, और उसकी बहुत सारी मिस्टेक्स की निशानदेही हो चुकी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो इशू है कि आप एक तहखाने में बैठे हैं, आप, मुझे नहीं पता कि नाज़रीन को पता है कि नहीं पता, जो अप्रोच कंट्रोलर होता है, अप्रोच कंट्रोलर वो कहीं किसी टावर में नहीं बैठा होता है, तहखाने में कमरे में बंद होता है जिसके सामने स्क्रीनें लगी होती है। उसको नहीं पता कि रनवे के ऊपर कोई बिल्ली आ गई है या कोई कील पड़ा हुआ है या कुछ भी है। ये काम टावर कंट्रोलर का होता है। तो मेरे नजदीक इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जगह पे काम नहीं किया। तो मुझे ये भी बताइएगा कि सिविल एविएशन अथॉरिटी, अभी जो इतने सारे मामलात हो रहे हैं, एक तो क्रैश के वाकयात होना, जो भी जिम्मेदारियां हैं, पायलट्स के मामलात हैं, उनकी हायरिंग, जाली डिग्री, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी का क्या काम है? उनकी क्या जिम्मेदारी है सारे के सारे मामले में जो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है? देखिए, मैं तो सबसे पहले कंफ्यूज हूं कि सिविल एविएशन कौन है। सिविल एविएशन क्या एक रेगुलेटर है
सिविल एविएशन का एक सर्विस प्रोवाइडर है, यानी एक जानिब सिविल एविएशन एयरपोर्ट चला रहा है, एयरपोर्ट्स के ऊपर जो सहूलियात हैं, टॉयलेट से लेकर टिश्यू पेपर से लेकर वो फराहम करता है, लैंडिंग जो मसलन लैंडिंग राइट्स हैं, एयर ब्रिजेस हैं, इनके फीसें जो है वो एयरलाइन से वसूल करता है। दूसरे हाथ से वो कहता है कि ठीक है, तुम रूल्स बेंड कर रहे हो तो मैं तुम्हें सीधा करूंगा क्योंकि मैं रेगुलेटर भी हूं। अब आप इमेजिन करें कि पेमरा आपका केबल ऑपरेटर भी बन जाए और रेगुलेटर भी बन जाए, तो आप किस तरह काम चलाएंगे, चैनल्स किस तरह चलेंगे, केबल ऑपरेटर्स किस तरह चलेंगे। तो मेरे नजदीक सबसे बड़ा फ्लॉ सिविल एविएशन के अंदर ये है कि वो अभी तक ये फैसला नहीं कर सका 60 साल की तारीख में कि उसने रेगुलेटर बनना है या सर्विस प्रोवाइडर बनना है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान सिविल एविएशन के अंदर प्रोफेशनलिज्म का शदीद फुकदान है, इस कदर शदीद फुकदान है कि आपकी पूरी हिस्ट्री में मेजॉरिटी एयर मार्शल्स, रिटायर्ड एयर मार्शल्स, एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसरान जो हैं वो सिविल एविएशन अथॉरिटी को चलाते रहे। आपकी तारीख के अंदर चंद ऐसे लोग हैं जिनको इंटरव्यू या बाकायदा प्रोसेस के बाद लगाया गया था। फिर पिछले 2 साल से तकरीबन, जब से आसिम सुलेमान साहब जो हैं उनको आपने जबरदस्ती चलता किया, उसके बाद से आप एक फुल टाइम डीजी सिविल एविएशन जो कि की पुर्जा है इस सारे निजाम का, वो लगाने से नाकाम है। यानी एयर क्रैश के बाद वजीर आज़म इमरान खान की चेयरमैन PIA CEO के साथ सबके साथ मुलाकात होती है और उस मीटिंग में सबसे बड़ा मुतालबा यही किया जाता है कि जी आपने डीजी सिविल एविएशन क्यों नहीं लगाया, और आज इतने दिन के बाद भी कोई उसके बारे में पेशरफ्त नहीं है। और दूसरे नंबर पे सिविल एविएशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिविल एविएशन का काम ये जहाजों की चेक्स करना है, ATC अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इनके जो इंजीनियरिंग के लॉग्स हैं ये चेक करना है, ये सारा काम ओवरसाइट का सिविल एविएशन का है, जो कि नहीं करता वो। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं चंद एयरलाइंस के, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है, उनको खुली छूट है, उनका जहाज बाहर खड़े खड़े भी क्लियर हो जाता है, और दूसरी जो है उनके महीने महीने जहाज खड़े रहते हैं, उनको क्लियर नहीं किया जाता। पायलट्स के लाइसेंसिंग के ऊपर इतने बड़े इश्यूज हैं कि मैं समझता हूं कि इतना बड़ा स्कैंडल है कि आपके शायद बहुत बड़ा एक तूफान जो है वो आज गुलाम सरवर खान साहब ने अपनी तकरीर के जरिए उसको खोल दिया। बहुत शुक्रिया, ताहिर इमरान मियां हमारे साथ मौजूद थे। और खुलासा यही है कि सब कुछ पायलट पर डालकर और थोड़ी सी जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर डालकर मामला नहीं आगे बढ़ सकता। सिविल एविएशन की, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, सबकी जिम्मेदारी का वाज़ेह तौर पर तयन होना और जहाज़ के क्या मामला थे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत को चीन के आगे सुबकी हुई पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐसी कार्रवाई कर सकता है, ये खदशे का इजहार किया जा रहा है अपनी सुबकी मिटाने के लिए। बात करेंगे इसमें। खित्ते में कशीदगी है, सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है और पाकिस्तान भी इस कशीदगी की लपेट में आ सकता है, क्योंकि भारत और चीन के दरमियान कशीदगी में किसी हद तक कमी आई है, मगर वज़ीर आज़म मोदी को सख्त तनकीद का सामना है कि उन्होंने चीन को जवाब नहीं दिया। उन पर अपोजिशन और मीडिया का दबाव है, इसलिए खदशा है कि वज़ीर आज़म मोदी तनकीद और शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ कशीदगी मज़ीद बढ़ा देंगे। भारत ने अचानक दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहलकारों पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा दिया, फिर सिफारती अमले को हिरासत किया गया। उसके बाद कल भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को कहा कि वो 7 दिन के अंदर अंदर अपने सिफारती अमले को 50% तक कम कर दे। जवाब में पाकिस्तान ने भी कहा है कि अगर भारत से पाकिस्तानी सिफारतकार वापस आएंगे तो पाकिस्तान भी भारतीय सिफारतकारों को वापस भेजेगा। ये खदशात हैं कि भारत तवज्जो हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ कशीदगी मजीद बढ़ा सकता है। यह खदशा पाकिस्तानी हुकूमत ने जाहिर किया है। गुज़िश्ता हफ्ते मुतनाज़ इलाके लद्दाख में भारतीय और चीनी फौजियों में झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए। दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ गई, मगर एक हफ्ते की कशीदगी के बाद अब भारत और चीन के आला फौजी सतह पर मुज़ाकरात के बाद ये तय पाया है कि दोनों ममालिक कशीदगी कम करेंगे। लद्दाख में चीन और भारत के कोर कमांडर्स के दरमियान तकरीबन 11 घंटे तक मुज़ाकरात हुए और फिर यह फैसला किया गया कि दोनों ममालिक मरहलावार अपने फौजियों को पीछे हटाएंगे। मगर जब से भारतीय फौजियों की हलाकत हुई है, मोदी हुकूमत सख्त दबाव में है। 20 फौजियों की हलाकत के बावजूद नरेंद्र मोदी के अल्फाज और बयानिए में वाज़ेह फ़र्क नजर आया। पाकिस्तान के खिलाफ उनका रवैया धमकी आमेज रहा है, मगर चीन के खिलाफ उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी के नाम से पुकार रही है। सरेंडर मोदी मतलब हथियार डालने वाला मोदी, क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया और उन्होंने हक़ाइक़ भी अवाम के सामने नहीं रखे। नरेंद्र मोदी तो खामोश रहे, मगर अवाम को मुतमईन करने के लिए, उनका गुस्सा कम करने के लिए बीजेपी की तरफ से बॉयकॉट चाइना मुहिम चलाई जा रही है। चीन मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया उसमें भरपूर हिस्सा डाल रहा है। मीडिया पर मुसलसल चीनी मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम चलाई गई कि चीन को बुलेट से नहीं, वॉलेट से जवाब दें।
भारतीय हुकूमत किसी तरह अपोजिशन और अवाम के दबाव से निकलना चाह रही है, क्योंकि दोनों ममालिक के मुआशी मफादात हैं, खासतौर पर भारत के और फिर चीन के। भारत के साथ भारत की कई इंडस्ट्रीज का इन्हिसार चीनी मसनूआत पर है। खुद भारतीय माहिरीन मईशत का कहना है कि चीन की मसनूआत के बगैर भारतीय मईशत बहरान का शिकार हो जाएगी, इसलिए बॉयकॉट चाइना की मुहिम कामयाब नहीं हो पाएगी और भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल जाएगी। इदादो शुमार का जायजा लेते हैं। चीन दुनिया की दूसरी और एशिया की सबसे बड़ी मईशत है। उसका मईशत का हजम 13,600 अरब डॉलर है, जबकि भारत एशिया की तीसरी बड़ी मईशत है और उसकी मईशत का हजम 2,700 अरब डॉलर है। अमेरिका के बाद चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत चीनी मसनूआत दरामद करता है। भारत में चीनी कंपनियों की भारी सरमायाकारी है। दोनों ममालिक की तिजारत का जायजा लिया जाए तो भारतीय बरामदात का सिर्फ 5% चीन को जाता है, जबकि भारत की कुल दरामदात का 14% चीन से आता है और भारत का चीनी मसनूआत पर इन्हिसार मुसलसल बढ़ रहा है। सन 2000 से अब तक भारतीय दरामदात 45 गुना बढ़कर 70 अरब डॉलर तक पहुंच गई है चीन से। मगर क्या वाकई भारत आसानी से अपनी दरामदात रोककर चीन को नुकसान पहुंचा सकता है? भारतीय वजारत तिजारत के मुताबिक भारत चीन से स्मार्टफोन्स, बिजली का सामान, पावर प्लांट, स्टील प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, दवाएं, केमिकल्स, लोहे और स्टील की मसनूआत, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग का सामान दरामद करता है। ये जरूरी दरामदात है जिसका इंडिया को चीन से बेहतर नेमुल बदल नहीं मिल सकता। और मईशत में आवाम की कंजम्पशन हो या फिर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल हो, दोनों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। भारत में खुद इन अशिया की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी इन दरामदात का मुतबादिल पैदा करने की इस्तेताअत नहीं है और किसी दूसरे मुल्क से दरामद करना भारतीय आवाम और इंडस्ट्री को उल्टा महंगा पड़ जाएगा। यानी भारत चीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में अपनी मईशत का ज़्यादा नुकसान कर लेगा। और फिर सरमायाकारी की बात की जाए तो CNN के मुताबिक भारत में चीन की सरमायाकारी 26 अरब डॉलर रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन की भारत में सरमायाकारी महज 2019 में 4.14 अरब डॉलर थी, जबकि चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक चीन की भारत में बराह रास्त सरमायाकारी 8 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इस वक्त तकरीबन 800 से ज़ायद चीनी कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं, अपनी फैक्ट्रियां भारत में लगाई हुई हैं। भारतीय स्मार्टफोन्स मार्केट पर चीनी कंपनियों का राज है और मजमूई शेयर उनका 72% है। भारत में मकबूल 5 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों में से 4 चीनी कंपनियां हैं। सिर्फ गुज़िश्ता साल भारतीय मार्केट में 16 अरब डॉलर के चीनी मोबाइल फ़ोन फरोख्त हुए। आवाम के लिए इसका बेहतर और सस्ता मुतबादिल भारत के पास नहीं है और ये कंपनियां भारत में रोज़गार मुहैया करती हैं, उनकी फैक्ट्रियां भारत में लगी हुई हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई बेरोज़गारी का बाइस बनेगी। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या भारत ये इकदाम कर सकता है और फिर खदशा हो रहा है कि क्या भारत या वज़ीर आज़म मोदी अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस हवाले से इशारा कर रहे हैं। शाह साहब हमारे साथ मोदी। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, वज़ीर आज़म मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए आप ये बात कह रहे हैं कि कुछ कार्रवाई पाकिस्तान के अगेंस्ट कर सकता है भारत, या फिर कोई इंटेलिजेंस इत्तलात है इस हवाले से? हमें इंटेलिजेंस भी है और हम रीड भी कर रहे हैं और हमें उनकी जरूरत का एहसास भी हो रहा है। शाहजेब, देखिए, इस वक्त जो सवालात उठ रहे हैं ना हिंदुस्तान में, वो जवाब नहीं दे पा रही उनकी हुकूमत। वो कह रहे हैं कि चीन के साथ जो कुछ हुआ हमें हकायक बताएं। वो हकायक नहीं बता पा रहे। वो नहीं बता पा रहे कि असल अमवात कितनी हुई हैं। वो नहीं बता पा रहे कि उनकी जो गुफ्तगू होती रही है मिलिट्री कमांडर्स में, ये क्या कहते रहे हैं और हरकतें क्या करते रहे हैं। वो नहीं बता पा रहे कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की वो बात करते रहे हैं और चीन उनसे कहता रहा है कि देखिए, आइए बैठकर जो हमारे मैकेनिज्म्स मौजूद हैं उन मैकेनिज्म्स को बरूएकार लाते हुए हम डायलॉग के जरिए, गुफ्तगू फरीद के जरिए मसाइल को हल करें। लेकिन ये उनसे गुफ्तगू भी करते रहे हैं और मुतनाज़ा इलाके में तामीरात भी करते रहे हैं। फिर आखिर उनको फिर मुंह की खानी पड़ी और चीन का जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। और फिर उनको देखा आपने कि वो जवाब नहीं दे पा रहे। अब उस हिफ्फत को मिटाने के लिए वो फिर तवज्जो हटाना चाहते हैं चीन और भारत के बॉर्डर से। वो फिर आना चाहते हैं कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से तो सारी गुफ्तगू को शिफ्ट करना चाहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ। मकसद पिछले 30 सालों में चीन की मईशत भारत से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, इसलिए उनका दिफा भी ज़्यादा मजबूत हो गया। अब भारत चीन को तो आंखें नहीं दिखा सकता। अब भारत की मईशत पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी ज़रूर है, ज़्यादा मजबूत है, मगर आपको लगता है जो पिछला फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था उसके तो सबूत नहीं दे सका, फिर एक पायलट उनका पाकिस्तान के पास आ गया, जहाज़ मार गिराया पाकिस्तान ने, शर्मिंदगी का उन्हें सामना करना पड़ा। उसके बाद इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए जो चीन से हो रही है वो पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा उन्हें।
ये मैं अर्ज करूं, ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, ये इनकी दाखिली सियासी रिक्वायरमेंट है जिसकी खातिर ये करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें वाज़ेह हो चुका है। और आप देखिए कि अपना अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे सदर ट्रंप की इंतजामिया में, उनकी जो हालिया किताब आई है, उन्होंने कहा कि जब इन्होंने जारियत की और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया बिलफौर, तो एक खिलबिली मच गई वहां वॉशिंगटन में, उनके दारुल खिलाफा में, व्हाइट हाउस में खिलबिली मच गई कि ये क्या हो रहा है। तो वो लोग समझते हैं कि ये आज ये जिम्मेदाराना गैर जिम्मेदाराना रवैया कौन अपना रहा। पाकिस्तान ने मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। सब मगर आपको लगता है कि हालांकि जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है वो बड़ा मनफी लिख रहा है वज़ीर आज़म मोदी और उनकी हुकूमत के लिए, जो कुछ भारत के अंदर मुसलमानों के साथ हुआ, जो कुछ कश्मीर में किया गया, उसके बावजूद अमली तौर पर दुनिया ने भारत के खिलाफ कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म मोदी को एक कॉन्फिडेंस होता है कि डोमेस्टिक प्रेशर पड़ेगा तो मैं उसको डाइवर्ट कर सकता हूँ। जब नॉन परमानेंट मेंबर में बात आई तो भी 184 वोट ले गए वो 192 में से अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस है कि कार्रवाई कोई नहीं होती, एक बुरी प्रेस कवरेज जरूर मिलती है उनको दुनिया में। देखिए, जहां तक सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट का ताल्लुक है, वो तो वन साइड इलेक्शन था ना, कोई उसका कोई मध्य मुकाबले ही नहीं था, तो वो तो वोट पड़ने थे, वो तो एक फोरगॉन कंक्लूजन था। और लेकिन लोग सवाल आप ये उठा रहे हैं कि एक मुल्क जो सलामती काउंसिल की करारदादों को पामाल करता है, जो सिक्योरिटी काउंसिल का बुनियादी काम क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी, जो पीस एंड सिक्योरिटी को दांव पे लगाता है, कि कितना जिम्मेदार मुल्क है और हम इससे क्या तवक्कुआत रखें। सलामती काउंसिल में वो आ गए तो वो हम उनसे क्या तवक्कुआत रखें। ये लोगों को परेशानी लाक है और लोग इस पर बात कर रहे हैं, और हिंदुस्तान को अपने लबो लहजा में, अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी, नहीं तो उन पर सवालात उठेंगे। बहुत शुक्रिया। शामिद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल फवाद चौधरी के इंटरव्यू के बाद तहरीक इंसाफ में तूफान नजर आ रहा था, क्या थम गया आज? बात करेंगे ब्रेक के बाद। कल फवाद चौधरी के सोहेल राय साहब को इंटरव्यू के बाद काबीना में तूफान नजर आया। उसके बाद कैपिटल टॉक में रुकने असेंबली राजा रियाज और शिराज महमूद ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। खुद तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली और फिर कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के रुकन रियाज मज़ारी ने सवालात उठा दिए तो नज़र आ रहा था। फिर आज वज़ीर आज़म की शामिद कुरैशी असद उमर से मुलाकात हुई, फिर फवाद चौधरी और असद उमर के आपस में मुलाकात हुई कि मामला ठीक हो जाएंगे या कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। सोहेल राय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब, आपके इंटरव्यू के बाद ये तूफान उठा था, आपके ख्याल में ज़ाहिर अंदर का जो तूफान है इत्तेहादियों से हट के वो कंट्रोल हो जाएगा या आपके ख्याल में मुश्किल है? मेरा ख्याल है कि ये मामला तो कंट्रोलेबल है। असल मामला तो शाहजेब साहब वही है कि जब गवर्नेंस और मईशत कंट्रोल नहीं होगी तो ये अंदरूनी झगड़े बढ़ेंगे। अगर वो ठीक हो जाए तो ये आपको पता है, जब स्टेबल गवर्नमेंट हो, इकोनॉमी ठीक जा रही हो, तो फिर झगड़े होते भी रहे तो कोई परवाह नहीं करता। जब गवर्नेंस ठीक ना हो, मईशत ठीक ना हो, तो फिर छोटा सा झगड़ा जो है वो भी बड़ा लगता है, क्योंकि असल मसला तो दूसरा होता है। ये तो उसकी इंडिकेशन होती है। राय साहब, इससे फिर गवर्नेंस ठीक क्यों नहीं होती, मईशत क्यों नहीं चल रही? इतनी बड़ी काबीना है, 50 से ऊपर लोगों की, प्राइवेट सेक्टर से इसमें लोग हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मसाइल, उसके बावजूद वज़ीर आज़म ने उन्हें रखा हुआ है, उनके असासे डिक्लेयर नहीं किए, क्यों नहीं चल रही इतनी बड़ी काबीना के बावजूद इनसे मईशत और गवर्नेंस ठीक हो रही? शाहजेब साहब देखें, सारी दुनिया का देखना पड़ेगा ना, दुनिया में क्या होता है। आप देखें बरतानिया में, अमेरिका में, इवन पाकिस्तान में भी जब कोई हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है तो वो अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक एक कोर टीम बनाते हैं। भुट्टो साहब ने बनाई, एक एक करके अमेंडमेंट्स की, पॉलिसीज चेंज की, एजुकेशन की पॉलिसी लेके आए, हेल्थ की पॉलिसी लेके आए, तनख्वाहें जो हैं उनका यूनिफाइड ग्रेड बनाया, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर सारी दुनिया से लोग बुला के एक्सपर्ट्स, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनवाई। तो इसी तरह आप देखेंगे नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो, जो भी उनका एजेंडा था उसके मुताबिक, मतलब नवाज शरीफ मोटरवेज या हाईवेज पे
फोकस करते थे। तो आप देखें उनके दोनों गवर्नमेंट्स में उन्होंने उस पर अमल किया। इसी तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, वो सोशल एक्शन प्रोग्राम, वो हेल्थ, इस पे जोर देती थी। तो उन्होंने जो सबसे बेस्ट अपने लोग थे वो उसमें शहनाज नज़ीर अली को या दूसरों को उसका इंचार्ज बनाया हुआ था। फिर आज आप देखें उसके रिजल्ट्स मिले हमें, या कम से कम उस डायरेक्शन में काम हुआ। अब यहाँ पे तो इन्होंने जो डायरेक्शन थी, देखिए इन्होंने कहा था 50 लाख घर बनाएंगे, इन्होंने कहा था कि सारे समाजी स्ट्रक्चर के अंदर, आईनी स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीलियां लाएंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। आप बताएं कोई इसके लिए उन्होंने कोई कमेटी बनाई, कोई कोर जो सुपरवाइजरी या कोई लोग किसी को मुकर्रर किया? ये तो डे टू डे मामलात है कि भाई शुगर का स्कैंडल आ गया तो उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई, आटे का मसला हो गया तो उस पे आटे पे गुफ्तगू शुरू हो गई। सवाए एहतसाब पे इन्हें दाद देनी पड़ेगी कि उसके ऊपर इन्होंने जो कहा था तकरीबन उससे ज्यादा कर दिखाया। लेकिन इसके अलावा आप बाकी बताएं कि जितने भी उनकी बाकी चीजें हैं उसमें कहीं भी डिलीवर नहीं कर सके। हमेशा ये होता है कि जब आप ऐसी बात करते हैं तो साथ डिलीवरी देते हैं, साथ इकोनॉमी ठीक करते हैं, साथ गवर्नेंस ठीक करते हैं, तो फिर जाके उसका इम्पैक्ट होता है। यहाँ तो देखिए डेवलपमेंट बजट बंद है, किसी को फिक्र ही नहीं है। तो भाई अल्टीमेटली क्या होगा कि पाकिस्तान के हर सड़क टूट जाएगी और उससे क्या होगा, सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। तो इन पे कोई गौर ही नहीं कर रहा चीजों। वैसे आपने कहा एहतसाब इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने मईशत की बेहतरी को भी एहतसाब से जोड़ा था कि एफबीआर में चोरी खत्म कर देंगे, आते ही टॉप पर ईमानदार वजीर आजम होगा तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। टैक्स रेवेन्यू ये नहीं बढ़ा सके, जैसे ही आएंगे मनी लॉन्ड्रिंग 10 अरब डॉलर्स की होती है खत्म कर देंगे, स्मगलिंग रोक देंगे। कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हुई नहीं पता चला, रिजर्व स्टेट बैंक के नहीं बढ़े, बरामदात इनसे नहीं बढ़ी, मुल्क में सरमायाकारी नहीं बढ़ी। तो जो सब कुछ एहतसाब से इन्होंने मुंसलिक किया था, ये सिर्फ क्या जेल में डाल के लोगों को, आवाम को सेल कर पाएंगे? क्योंकि पैसा तो कुछ नहीं आया, कुछ रिकवर नहीं किया, कोई टैक्स नहीं बढ़ा, कोई बरामदात नहीं बढ़ी, कोई मैशत ठीक नहीं हुई। जी हाँ, देखिए इसके पर भी सवाल है ना। देखिए एहतसाब होना ये चाहिए था कि एहतसाब अगर ये हो रहा था तो इसमें ये पार्टी ना बनते। ये तो हर मामले में खुद पार्टी बन जाते हैं, पहले बता देते हैं फलां गिरफ्तार होने वाला है, फिर उसकी पूरी सपोर्ट करते हैं। तो बुनियादी तो शुरू से ये मसला है कि एहतसाब जो है सिर्फ उसका होता है जो अपोजिशन में है। नवाज शरीफ दौर में भी ऐसा ही था, जरदारी दौर में तो खैर नहीं इस तरह से हुआ। तो बुनियादी बात यही है कि जब तक आप एहतसाब को एक गैर जानिबदार अदारा, उसकी रेपुटेशन ये नहीं है कि भाई वो सिर्फ अपोजिशन को जब पकड़ेगा और उन्हें सजा दिलाएगा, और फिर जो उसके साथ बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि ये तो कहा गया था इतने डॉलर आ जाएंगे, इतने मिलियन, मसला ही नहीं रहेगा जनाब, यूं हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे जनाब पैसे फेंक देंगे, डॉलर आ जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो सिर्फ आप मार के, डरा के, ठीक है, इससे एक तासुर तो बनता है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि बाकी भी चीजें होनी चाहिए। काफी हो गया वो, हम डिलीवरी पे जोर दें, कोई चीज सामने लाएं, कोई पॉलिसियां बनाएं, कोई तब्दीलियां लाएं, कोई आईनी, कोई अदालती, कोई इंतजामी, कोई सोशल स्ट्रक्चर में, वो तो कर नहीं रहे। बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम कर दिया है। ये इल्जाम लगाती है पीपल्स पार्टी और अब ये मामला अदालत में ले गई है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मा कायरा ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर कर लिया और वफाकी हुकूमत से तफसीली जवाब तलब कर लिया है। आज समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम रख दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि वफाक बड़ा तेज है, कानून इस मामले पर क्या कहता है कि नाम तब्दील हो सकता है या नहीं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट का डेटा भी मंगवाएंगे कि क्या किसी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम रखने की मुखालफत भी की थी। 8 साल बाद अचानक नाम बदलने से सवाल तो पैदा होता है कि शायद कहीं सियासत हो रही है, जिसके बाद अदालत ने वफाकी हुकूमत से तफसीली जवाब तलब करते हुए 22 जुलाई तक समाअत मुलतवी कर दी है। अब एहसास प्रोग्राम की हुकूमत मुकम्मल ओनरशिप लेती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम रखा गया। पीपल्स पार्टी एतराज़ करती है। देखते हैं इस हवाले से अदालत क्या फैसला देती है। अल्लाह हाफ़िज़।